नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आपकी खिदमत में हाजिर। टुडे ऑन मंडे द 19th of September 2016 अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ हमेशा की तरह थोड़ी सी अपनी अपडेट्स के साथ। हमारी अपडेट इस हफ्ते की क्या है? आज मंडे है, गुजर गया। कल ट्यूसडे इंशाल्लाह फिंचली में अपॉइंटमेंट्स हैं, वेंसडे मैनचेस्टर में अपॉइंटमेंट्स हैं और थर्सडे मैं इंशाल्लाह फिर फिंचली में अपॉइंटमेंट्स करूँगा। इस फ्राइडे में कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहा। आपने अगर अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है तो फिर फिंचली में लंदन ऑफिस में अपॉइंटमेंट्स आप कल के लिए बुक कर सकते हैं और थर्सडे के लिए बुक कर सकते हैं, यानी जुमेरात के लिए बुक कर सकते हैं। और अगर आप मिलना चाहते हैं मैनचेस्टर में तो इस हफ्ते बुध वाले दिन इंशाल्लाह या परसों हम मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात करेंगे। ये तो हमारा जो टाइम टेबल है हमेशा की तरह वो एक साइड पे हो गया। अब कुछ बातें करते हैं अपनी, जो हमेशा मैं करता हूँ, कुछ अपडेट्स के बारे में या कुछ जो ऑन गोइंग केसेस हैं। अपडेट्स काफ़ी आने वाले हैं। होम ऑफिस में काफ़ी रद्दोबदल हो रही है, काफ़ी चेंजेस चल रही हैं। कुछ सुनने में ये आ रहा है कि जी जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अगर उसको ख़त्म किया जाएगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ और इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो भी होगा वो जैसी खबर मिलेगी, जैसी क्लियर होगा, जैसे पता चलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने कुछ 3-4 हफ्ते पहले अपने प्रोग्राम्स के अंदर जिक्र किया था असाइलम केसेस के बारे में और अपील्स के बारे में, और पता नहीं किस तरह से ये चीज़ चलती है। मैं सोच रहा था कि शायद उसी वक्त बहुत ज़्यादा उसके पर बातचीत होगी, लेकिन अगले 2 हफ्ते जो प्रोग्राम के बाद गुजरे थे उसमें मुझे इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ नहीं आई असाइलम के लिए और अपील्स के लिए, और अचानक पिछले हफ्ते से बहुत ज़्यादा असाइलम के लिए और अपील्स के लिए इंक्वायरीज़ आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये बात समझ आती है कि आपकी अपील लग रही है और आपको अपील की तैयारी सही तरह से करनी है तो कैसे करनी है वो चीज़ आप अगर अच्छी तरह समझ लें और उसको सही तरह तैयार कर लें तो आप ही का फ़ायदा है उसके अंदर। मैं जिस तरह पहले भी कहा था कि अगर आप किसी और वकील के साथ हैं, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपको कोर्ट की तैयारी भी करा सकता हूँ आपकी तरफ से। मुझे होम ऑफिस का बंडल चाहिए, आपका अपीलेंस बंडल चाहिए, आपकी अगर परसों हेयरिंग है और आप कल मेरे पास आके तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको तैयारी करवा सकता हूँ उसकी, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट्स तो नहीं बना के दूंगा क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी बन चुकी होंगी, लेकिन जो कोर्ट में एक्सपेक्टेड है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आपको पता हो कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपने किस कानून के तहत अपना केस फाइट करना है, कानून की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आपको पूरी करनी है, और जो आपसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं उनका मकसद क्या है। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी तो कोर्ट में जाके आप बहुत बेहतर तरीके से अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे जितने सालों से मैं झक मार रहा हूँ इस काम के अंदर, मुझे यही चीज़ समझ आई है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपका केस वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। ऑफ कोर्स बहुत सारी और डेवलपमेंट्स भी होती हैं, यानी जज कैसा है, कौन है, उसका मूड कैसा है, होम ऑफिस का वकील कैसा है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या गई हुई है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जितना पहले आप अपील से अपनी तैयारी कर लें उतना बेहतर है। असाइलम के बारे में एक चीज़ मेंशन करता चलूँ, फिर लोग पूछते हैं कि जी असाइलम होते भी हैं कि नहीं, आजकल हो रहे हैं कि नहीं। असाइलम बिल्कुल होते हैं जी। सिर्फ मसला क्या है कि वो जो एक चीज़ बन चुकी हुई थी कि जी कोई भी जाके कोई भी कहानी बना के असाइलम कर देगा, वो चीज़ अब नहीं होती। सिर्फ क्या बात है, अगर आप समझते हैं कि आपके केस में जान है, अगर आप समझते हैं आपको वाकई ख़तरा है और आप प्रॉपरली उसकी तैयारी करते हैं बैठ के, और अपने इंटरव्यू से पहले आपको पता होता है कि आपका क्या केस है, आपने किस कानून के तहत, जिस समय अपील्स के बारे में बात कर रहा हूँ वही यहाँ पे भी चीज़ चलती है, वही प्रिंसिपल इसके ऊपर भी लागू होता है कि जब आप जाते हैं अपने असाइलम इंटरव्यू के लिए, अगर आप कानून को समझते हैं कि कानून की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर आपको मालूम है कि आपकी तरफ से क्या चीज़ प्रूव करनी है उस कानून की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो आप बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा जी आपने कभी मूछें रखी थी, और आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने मूछें कभी नहीं रखी, और फिर आपके पार्टनर से या आपके डिपेंडेंट से पूछा जाता है कि जी मूछें रखी, हाँ जी उन्होंने 10 साल पहले मूछें रखी थी। अब होम ऑफिस को आपकी मूछों से कोई लगाव नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखना कि जी मूछ है कि नहीं है या मूछ को क्या हुआ था, नहीं। मकसद क्या है सवाल पूछने का? आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए कि आप बात सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। होम ऑफिस ने जब इंटरव्यू करना है तो उन्होंने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये कि आपकी गलतियां पकड़नी है,
आपने अभी ये कहा, इससे पहले कुछ और कहा था, या अभी ये कहा और आगे जाके कुछ और कह दिया। अब वो चीज़ें जब आपकी वो कंपेयर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उन गलतियों को पकड़ के उसके ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी को उड़ा देते हैं कि जी आपकी तो हम किसी बात पे एतबार ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मूंछों के बारे में झूठ बोला तो हम आपके बाकी केस के ऊपर कैसे एतबार कर सकते हैं। ये सारी एक सिंपल एग्जांपल देने का मकसद है कि आपको ये समझ आए कि जब आपने कोर्ट में, जब आपने असाइलम करना है या आपने उसके ऊपर जाके इंटरव्यू देना है तो उसमें आपसे रिक्वायर्ड क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जी आपकी कितनी फैमिली है वहाँ पे, आप कहते हैं जी मेरी तो बड़ी फैमिली, मेरे तो कज़न्स इतने सारे, मेरे तो इतने सारे मामे चाचे बहन भाई ये वो सारे, उसका मतलब अगेन उनको आपकी फैमिली से लगाव कोई नहीं है। वो क्या पूछना चाहते हैं कि आपको वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन मिल सकती है कि नहीं, आपको कौन कौन मदद कर सकता है, ये पूछने का मकसद होता है। अब आपको बात समझ आती है कि जब आपसे कोई पूछा जा रहा है कि अच्छा जी आपके बहन भाई कितने हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका घर है कि नहीं है, आपका कोई प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं है, आपके कोई कज़न्स, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं। अब कई लोग होते हैं सोचते हैं जी बड़ी प्राइड की बात है कि मैं बताऊं जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वो जिनके साथ नहीं भी क्लोज होते वो उनके बारे में भी बढ़ बढ़ के बता रहे होते हैं, और ये गलती होती है क्योंकि आपको जो चीज़ बतानी है वो उस तरीके से बतानी है कि उनको पता चले कि जी किन लोगों के साथ आपका कांटेक्ट है, कौन लोग आपको मदद कर सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। किसी से पूछा जाता है अच्छा आपकी एजुकेशन क्या है, वो बढ़ा चढ़ा के अपनी एजुकेशन बताते हैं। किसी से पूछा जाता है जी आपके पास कोई पैसा वैसा है कि गरीब ही थे, वो कहते नहीं जी मेरे पास बड़े पैसे थे। अब ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, इसके पीछे मकसद देखें क्या है कानून का, उसके मुताबिक जवाब दें तो आपका ज़्यादा एक चांस बनता है कि आप केस को जीत सकते हैं। अभी आजकल जो एक बड़ी चीज़ चल रही है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उसके बाद डिटेंशन के बाद क्या होता है, अब होम ऑफिस ने आपको एक विंडो दे दी, आपको लेटर आता है जिसमें कहा जाता है कि जी इस डेट से इस डेट तक, इन 3 महीने के अंदर आपको कभी भी रिमूव किया जा सकता है विदाउट फर्दर वार्निंग। लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अच्छा जी बस पता नहीं क्या हो गया, भाग जाएं, ये कर दें वो कर दें। नहीं, आपको उसका मतलब ये है कि अपनी तैयारी करनी है। एक आपके कुछ ना कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आपको डिटेन करने का मकसद ना बने। कई दफ़ा होम ऑफिस फिर भी कहता है कि अच्छा जी आपका कुछ एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग थी, अच्छा बैठे यहाँ पे, 20 मिनट बाद आपको आके हाथ में रिफ्यूज़ल पकड़ा देते हैं, वो अंदर ही जाके टाइप करके फ़ौरन ले आते हैं। अब आपको रिफ्यूज़ल पकड़ा दिया गया और आपको कहा कि जी आपको डिटेन किया जा रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप फ़ौरन जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। अगर आपको डिटेन कर लिया गया तो आप फ़ौरन बेल के लिए अप्लाई करते हैं। आप जो भी करना चाहें वो आपको फ़ौरन करना पड़ता है। सो जब आपको वो एक विंडो दे दी जाती है कि जी आपको डिटेन किया जा सकता है, तो आपकी तैयारी क्या होती है, ये नहीं कि आप भाग जाएं वहाँ से। तैयारी ये होती है कि आप तैयार रहें कि अगर वो आपको डिटेन करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या उठाने। ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल वीकली लाइफ के अंदर ये हफ्ते में बहुत दफ़ा ये चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि एक जो ट्रेंड आजकल चल रहा है वो ये है कि होम ऑफिस ने एक टारगेट करना है, फिर आपको बिठाना है और उसके बाद फिर उन्हें कहना है कि अच्छा आप चुप करके उसके ऊपर बैठ जाओ। जब तक आपकी तरफ से कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्शन नहीं होता, वो एक्शन होगा तो बात बनेगी। ठीक है जनाब, अब मेरा ख्याल अपने फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो नमस्कार जी। जी जनाब। सर हमने 7 ईयर पॉलिसी के बेस पे केस डाला था। हाँ, जब हमने केस डाला था तो मेरी बेटी 17.5 साल की थी ठीक, और आज की डेट में उसको यूके में रहते हुए 9 साल हो गए हैं। ओके, हमें रिपोर्टिंग पे डाल दिया गया। पहली रिपोर्टिंग दी हमें 1 अप्रैल को, मतलब 6 महीने बाद की। ठीक, 6 महीने का टाइम दिया जी, अभी लास्ट वीक हम रिपोर्टिंग पे गए, तब तक मेरी बेटी 18 साल की हो चुकी है हाँ, और उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम कर दिया 1 मंथ का। ओके, और उन्होंने हमें ये कहा कि आपका पहले फैमिली केस था, लेकिन अब आपकी बेटी 18 साल से ऊपर हो गई है तो ये फैमिली केस नहीं रहा। जी, जब हम पहली बार रिपोर्टिंग में गए थे, हम लोग हस्बैंड वाइफ गए थे, तब उन्होंने कहा था कि अब नेक्स्ट ईयर आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी, नेक्स्ट रिपोर्टिंग पे उसको भी लेके आना। ठीक है, तो जब हम लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये फैमिली केस नहीं रहा और हमें 4 वीक की रिपोर्टिंग पे डाल दिया गया। ठीक है। तो इससे हमारे केस पे कुछ फर्क पड़ता है या क्या चांसेस है हमारे? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब आपने 7 इयर्स की बेस पे केस डाला था, ये कब की बात है? केस वो रिफ्यूज हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तक रिफ्यूजल का कोई लेटर नहीं आया है। अच्छा, ये 17 मार्च को हमने डाला है। 17 मार्च को डाला, यानी 17 मार्च को आपने अपनी FLR एप्लीकेशन डाली है 7 इयर्स की बेस पे, और उस वक्त आपकी बच्ची अभी 18 साल से कम की थी। जी, ओके, चलें। अब आप सुने सर, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं आपको कोई होम ऑफिस से फैक्ट्स तो नहीं दे सकता अभी, लेकिन जो कानून है मैं आपको वो समझा दूँ।
जब आप एप्लीकेशन डालते हैं, जिस वक्त आप एप्लीकेशन डालते हैं, उस वक्त जो कानून होता है उसके मुताबिक वो फैसला होना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन के वक्त आपकी बच्ची 18 साल से कम उम्र की थी और उसने 7 साल से ज़्यादा यहाँ पे गुजार लिए हुए थे। उसकी बेस पे आपके केस को उसी पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी तो खैर वो नहीं है, उसी कानून के अंदर उसको देखना चाहिए। अब अगर वो कहते हैं कि जी हमने आपको रिपोर्टिंग चेंज कर दी, रिपोर्टिंग और केस आपका 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। केस आपका जो भी चल रहा है, रिपोर्टिंग का मकसद है कि वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि जी आप उनको कॉन्स्टेंटली उनके साथ रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब उनकी कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको महीने के महीने बुलाएं या आपको 6 महीने के बाद बुलाएं। सिर्फ बस जो उधर ऑफिसर बैठा है, जिसके दिमाग में एक बात समा गई है कि अच्छा जी मैंने अब इनको महीने के महीने बुलाना है, तो उसने आपके लिए वो फैसला कर दिया एंड दैट्स इट। अगर आपको वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, आप उनको रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी हमें 6 मंथ्स के 6 मंथ्स ही बुलाया जाए, केस हमारा अभी पेंडिंग है, हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है हर महीने आने के लिए, जो भी आपके रीजंस है। अगर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो आप महीने के महीने जाना शुरू कर दीजिए, ताकि उसमें कोई किसी किस्म का आपको एक डिफ़िकल्टी नहीं आती। फिर अगर आप रिपोर्टिंग पे नहीं जाते, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी रिपोर्टिंग का लेटर आ गया, जाऊँ कि ना जाऊँ। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, रिपोर्टिंग का लेटर आने का मतलब है कि आपको उनको रिपोर्ट करना ही करना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आपके केस को एक तरह से मार्क कर देते हैं कि जी इनको हमने अभी फैसला नहीं करना, या इनको स्टेटस नहीं देना, या इनके केस के ऊपर कोई भी हमने आगे एक्शन नहीं करना, क्योंकि ये रिपोर्टिंग से भागे हुए हैं। प्लस दूसरी चीज़ क्या, कहीं आपको अगर रोक लिया जाता है और चेक किया जाता है और उनको पता चलता है कि आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था और आप नहीं गए, तो वो भी चीज़ आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। इसलिए बेहतर है कि आपको अगर रिपोर्टिंग पे लगाया जाता है, जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी की जाती है, आप उसके खिलाफ या तो आप रिप्रेजेंटेशंस करते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, जिसमें अक्सर वो चेंज कर भी सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो नहीं करते तो जो भी आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाता है आप उस पर जाइए। आपकी रिपोर्टिंग का आपके केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, केस को देखते हुए अपनी रिपोर्टिंग चेंज कर दें तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपके केस का फैसला रिपोर्टिंग की वजह से नहीं होता। ये चीज़ याद रखिए। आपके केस में जान क्या है कि आपकी बच्ची ने यहाँ पे होश के काफ़ी साल गुजारे हैं, 7 साल 8 साल 9 साल गुजारे हैं उसने। अब वो ठीक है 18 साल से ऊपर हो गई है, अब उसकी लाइफ को देखा जाता है कि अच्छा अगर उसकी अभी उम्र एग्जैक्टली 18 साल है और वो 9 साल और 1 दिन यहाँ पे रह चुकी है, तो अब वो 18 और 25 के दरमियान वाली कैटेगरी के अंदर आ जाती है कि जहाँ पे वो कह सकती है कि जी मैंने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, तो उसकी बेस से मुझे यहाँ स्टेटस दिया जाए, तो उसको वहाँ पर 2.5 साल की लीव मिल जाती है। लेकिन अगर आप बाकी पेरेंट्स अलहदा रह जाते हैं तो फिर वो कह सकते हैं कि जी आपकी बच्ची को तो हम देंगे अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, आपके लिए हम अब रिफ्यूज़ल करते हैं क्योंकि आपका केस नहीं। लेकिन क्योंकि आपने एप्लीकेशन डाली थी जब आपकी बच्ची 18 साल से कम की थी, उसका फैसला उसी कानून के अंदर होना चाहिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा अभी आप इंतजार करें, जो रिपोर्टिंग पे आपको कहते हैं जाने के लिए वो आप जाइए। अगर कल को आपका फैसला आपके खिलाफ करते हैं, आपको अलहदा कर देते हैं बच्ची को और आपको अलहदा कर देते हैं, फिर केस का फैसला करते हैं, तो उसको ज़रूर चैलेंज कीजिएगा आगे, बिकॉज उसमें कोई ना कोई जान आपकी बन सकती है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, हमारी पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। थोड़ी सी देर में दोबारा मिलता हूँ।